अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू अवर उर्दू चैनल उर्दू दर्स बच्चों। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सबक नंबर 11 जिसका नाम है सफ़रनामा। ये सफ़रनामा रामलाल का लिखा हुआ है। इसका नाम है ज़र्द पत्तों की बहार। सफ़रनामा हमारे ज़माने की एक मकबूल सिन्फ है। हर सफ़र एक तजुर्बा होता है और अगर किसी शख्स में इस तजुर्बे को बयान करने की सलाहियत भी हो तो एक दिलचस्प सफ़रनामा लिखा जा सकता है। पुराने ज़माने में जब मुसाफिर सफ़र से वापस आते तो अपने तजुर्बात की रुदात दोस्तों और अजीज़ों को सुनाते थे। इस तरह के बहुत से क़िस्से आपने भी पढ़े होंगे। उर्दू नस्र की तरक्की के साथ हमारे अदबी सरमाए में कई सिन्फ़ों का इजाफ़ा हुआ। सवानी निगारी, खुदनविश्त, तनक़ीद, इंशाइया और सफ़रनामा नस्र की निस्बतन जदीद तर सिन्फ़ें कही जाती है, यानी नई वाली सिन्फ़ें। सफ़रनामे के मुताले से हमें अजनबी दयारों, दूर दराज के मुल्कों, तहज़ीबों और जोग्राफियाई हालात से आगाही मिलती है। बहुत से अनोखे किरदारों से मुलाकात हो जाती है। सफ़रनामे हमारे लिए इस दुनिया के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से तारुफ़ का ज़रिया बनते हैं। सफ़रनामों के मुताले से हमारी आम मालूमात में इजाफ़ा होता है। हम घर बैठे बड़ी बड़ी मुहिमें सर कर लेते हैं और ऐसे दयारों तक जा पहुँचते हैं जहाँ जाना हमारे लिए आसान ना होता। इस लिहाज से सफ़रनामे को अमलन सफ़र का बदल भी कहा जा सकता है। उर्दू का पहला सफ़रनामा यूसुफ़ खां कमलपोश का अजाइबात फ़रंग है। यूसुफ़ खां ने 30 मार्च 1837 में कलकत्ता से पानी के जहाज़ के ज़रिए इंग्लिस्तान का सफ़र किया था। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये आपको अंडरलाइन में भी रखने हैं, इनको एग्ज़ाम्स में दिया जा सकता है। उन्होंने इंग्लिस्तान के शहर लंदन में क़याम किया। वहाँ की आबो हवा, नई नई ईजादात और वहाँ के बाशिंदों का जिक्र उन्होंने नहायत दिलचस्प अंदाज में किया है। सर सैयद अहमद ख़ान के सफ़रनामे मुसाफिराने लंदन को बहुत शोहरत हासिल हुई। सर सैयद के मारूफ मुआसरीन यानी जाने पहचाने मुआसरीन में मोहम्मद हुसैन आज़ाद का सफ़रनामा, सैर ईरान और मौलाना शिबली नमानी का सफ़रनामा, रूम और मिस्र शाम भी अहम सफ़रनामे हैं। 20वीं सदी के सफ़रनामों में मुंशी महबूब आलम के 2 सफ़रनामे, सफ़रनामा यूरोप और सफ़रनामा बगदाद, काजी अब्दुल गफ़्फ़ार का सफ़रनामा नक्शे फ़रंग बहुत मकबूल हुए। ख्वाजा अहमद अब्बास का मुसाफिर की डायरी, प्रोफ़ेसर एहतिशाम हुसैन का साहिल और समंदर, क़ुर्रतुल ऐन हैदर का जहानी दीगर और शाहराह हुरैर रूद के दिलचस्प सफ़रनामे हैं। मशहूर सफ़रनामा निगारों में बेगम अख्तर रियाज़, मुस्तनसिर हुसैन ताड़ के नाम भी शामिल हैं। उर्दू में चंद मज़ाहिया सफ़रनामे भी लिखे गए हैं जिनमें इब्न इंशा, शफ़ीक़ुर रहमान और मुजतबा हुसैन के सफ़रनामे काबिल ज़िक्र हैं। आइए पढ़ते हैं रामलाल की सवाने हयात। रामलाल उर्दू के मकबूल अफ़साना निगार हैं। इनके अफ़सानों में तकरीबन 12 मजमूए शाये हो चुके हैं। इसके अलावा इन्होंने 3 नावल भी लिखे हैं। वो मगरबी पंजाब के शहर मियांवाली में पैदा हुए, लाहौर में तालीम हासिल की और वहीं रेलवे में मुलाजिम हो गए। तक़सीम के बाद रामलाल हिंदुस्तान आ गए और यहाँ भी रेलवे में मुलाजिमत कर ली। रामलाल ने 2 सफ़रनामे ख्वाब ख्वाब सफ़र और ज़र्द पत्तों की बहार भी लिखे। पहला यूरोप की सफ़र की रुदात है और दूसरे में पाकिस्तान की सफ़र की तफसीलात हैं। रामलाल का दूसरा सफ़रनामा इस एतबार से बहुत अनोखा है कि ये सफ़र मुसन्निफ़ ने नई दुनिया की दरियाफ्त के लिए नहीं किया बल्कि अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए किया था। इसलिए सफ़रनामे में माजी और हाल एक दूसरे से गले मिलते नज़र आते हैं, यानी भूतकाल और वर्तमान काल। वो जब किसी जगह किसी इमारत को देखते हैं या किसी जगह से या किसी शख्स से मिलते हैं तो उसके हवाले से उन्हें अपने लाहौर के दिनों की याद आने लगती है। रामलाल को सफ़रनामा निगार की हैसियत से अपने मुशाहिदात तजुर्बात को मुनासिब अल्फाज में पेश करने का फ़न आता है। इस सफ़रनामे में उनकी नस्र बहुत सादा और रवां है। ज़र्द पत्तों की बहार, ये सफ़रनामा आइए अब पढ़ते हैं। मैं जब वाहेगा के रास्ता 8 फरवरी 1980 को रेल के ज़रिए लाहौर की तरफ बढ़ रहा था तो मेरे दिल में कई तरह के वसवसे थे।
यानी ख्याल थे। मैं वहाँ क्यों जा रहा हूँ? वहाँ तो अब मेरा कोई सगा संबंधी भी नहीं रहता। पाकिस्तान सरकार ने 1978 में एक बार मेरी वीज़ा की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। अब दूसरी बार दरख्वास्त देने पर अचानक मुनीर अहमद शेख ने, जो हिंदुस्तान में पाकिस्तानी सिफारत खाने में प्रेस काउंसलर हैं, मुझे ये कहकर वीज़ा दिलवाया कि मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान दोनों तरफ के अवाम में मोहब्बत और दोस्ती के जज्बात को बढ़ाना चाहती है। अब मैं अपने कलम के रिश्तेदारों से ही मिलने के लिए वहाँ जा रहा हूँ, जिनमें से बेशतर की किताबें मुझे मिलती रही हैं, जिनके रिसालों में मैं छपता रहा हूँ और जिनके खदोखाल में उनकी तख्लीक़ात से पहचानता हूँ। इनमें से कई एक ने अक्सर मुझे अपने यहाँ आने की दावत दी है। मैं मियांवाली में पैदा हुआ था, जहाँ मेरे आबा व अजदाद सदियों पहले राजस्थान के रेतीले मैदानों में घोड़ों पर अरब हमलावरों के आगे आगे भागते हुए वहीं जाकर पनाहगज़ी हो गए थे। इससे भी बहुत पहले वो कश्मीर और वज़ीरिस्तान के किसी दरमियानी इलाके की सल्तनत उजड़ जाने पर जुनूब की तरफ एक काफ़िले के साथ राजस्थान की तरफ निकल गए थे। नक़ल मकानी मुझे विरासत में ही मिली है। अब मैं आर्जी तौर पर उस जगह की तरफ लौट रहा हूँ जहाँ मेरे कई बुज़ुर्गों और अजीज़ों ने आखिरी सांसें ली थीं, जिस मकान में मेरी माँ ने जान दी थी और जिसकी शक्ल भी मुझे याद नहीं है, क्योंकि तब मैं सिर्फ 2-2.5 साल का था। इसी मकान में उसे फिर से तलाश करूँगा। मैं भी इसी मकान में पैदा हुआ था, लाहौर में जवान हुआ था और वहाँ से मैं ही जवान होकर आया था। अब 56 बरस की उम्र में वहाँ लौट रहा हूँ। मेरे बचपन और बुढ़ापे के दरमियान उम्र का ये फासला किस कदर तवील हो गया था, जो अब रेल की रफ्तार के साथ साथ लम्हा ब लम्हा सिमटता जा रहा है, कम होता जाता है। इसी फासले को मैं बेशुमार ख्वाबों की मदद से आनन फानन लांघ गया। ख्वाबों के सामने सरहदें और फासले कोई अहमियत नहीं रखते। मैं अपने माजी के साथ इसलिए अभी तक जुड़ा रहा हूँ कि वो मेरे ख्वाबों में अपनी असली हालत में अभी तक मौजूद रहा है। माजी बेटा गुजरे हुए ज़माने को कहते हैं, गुजरे हुए वक्त को। मैंने इतना अरसा ख्वाबों के साथ जीना सीखा है। मैंने अपने माजी को भुलाने की कभी कोशिश की तो ये अचानक मेरी किसी न किसी कहानी में घुसकर बैठ गया। माजी इंसान की पहचान बन जाता है, ये ना हो तो बिल्कुल अजनबी बन जाए, किसी दूसरी ही दुनिया का इंसान जिसके पांव ज़मीन के साथ नहीं लगे होंगे। माजी हमारी ज़मीन है और ज़मीन ही के साथ हमने हमेशा गहरा रिश्ता कायम रखा है। मैं अचानक माजी की भूल भुलैयों में से निकलकर लाहौर के मज़ाफ़ात में फैले हुए खेतों, ईंटों के भट्टों, छोटे छोटे कस्बाती मकानों और छोटी छोटी मस्जिदों के मीनारों के दरमियान पहुंच जाता हूं। मैं महसूस करने लगता हूं मेरे नथनों में जो ताज़ा हवा आ रही है वो मेरी जानी पहचानी सी है। मैं इसकी खुशबू सूंघ कर बता सकता हूँ कि ये मेरे लाहौर से आ रही है, पंजाब के उस हिस्से से आ रही है जिसे मैं कभी भुला नहीं पाया। मैं रेलवे ट्रेन की खिड़की में से बड़ी खामोशी से तेज़ी से गुजरते हुए वॉच टावरों और ऊंची ऊंची उगी हुई घास फूस और मिट्टी में छिपे हुए पुल बॉक्सों की तरफ देखता हूँ, जहाँ से सन 65 में बड़ी कामयाबी से हिंदुस्तानी यलगार से दफ़ा किया गया था। अब तो यहाँ कुछ भी नहीं है, सिर्फ हवा है और धूप है और खुशबू है और खेतों में हर तरफ उगे हुए सुनहरी गंदम के लहलहाते हुए खोशे हैं और रेल की पटरी के मुतवाज़ी दौड़ती हुई एक सड़क है जिस पर 2 जापानी कारें आगे पीछे दौड़ रही हैं और एक टोभे यानी जोहड़ के सामने कई भैंसें बैठी हुई हैं, जिनकी तरफ ज़रा फासले पर एक छकड़े के पहिए के साथ बंधा हुआ एक ऊँट फलासफरों की सी गंभीरता से एक टुक देख रहा है और एक पेड़ के नीचे एक गबरू लेटे लेटे बांसुरी बजा रहा है और एक मकान के आंगन की दीवार पर कोई दोशीज़ा धूप में सूखते हुए रंगीन खेस को उलट पलट कर देखते देखते अचानक गाड़ी की तरफ मुतवज्जा हो गई है। यानी एक जो लड़की है वो धूप में खड़े हुए अपने बालों को सुखा रही है, उनको उलट पलट करके अचानक वो गाड़ी की तरफ देखने लगती है, यानी ट्रेन की तरफ।
फिर मेरी नज़रों के सामने मुगलपुरा वर्कशॉप के शेडों के चमकते हुए टीन उभर आते हैं। यहीं कहीं मैं 5 साल तक बतौर अप्रेंटिस खराद मशीन का काम सीखता रहा। रेल का शोर अचानक बढ़ गया है। अब गाड़ी यार्ड में दाखिल हो गई है। दोनों तरफ मालगाड़ियों का सिलसिला है, जिसमें से निकलते ही अचानक मुझे लाहौर का साइन बोर्ड दिखाई दे जाता है और गाड़ी प्लेटफॉर्म पर पहुंचकर रुक जाती है। इस डब्बे में मेरा हमसफ़र अली अब्बास हुसैनी मरहूम का एक रिश्तेदार है, जिसे कराची जाना है। वो और मैं दोनों कितनी देर से खामोश हैं। वो मुझे बड़ी खामोशी से बैठा हुआ देखता है तो कह उठता है, रामलाल साहब, कुली को बुलाया जाए। मैं उसे कोई जवाब दिए बगैर प्लेटफॉर्म पर उतर जाता हूँ। प्लेटफॉर्म पर चलकर महसूस कर रहा हूँ मैं वाकई ज़मीन पर हूँ। ये ख्वाब नहीं है। जो ख्वाब था वो अब पूरा हो चुका है। कुली सामान उठाकर आगे आगे भाग रहे हैं। गाड़ी के हर डब्बे से सैकड़ों लोग उबल से पड़े हैं। बम्बई, हैदराबाद, मध्य प्रदेश और बिहार और यूपी के लोग, मर्द और औरतें, बच्चे, सफ़र की गिर्द से अटे हुए और परेशान, और हवास बाख्ता कुछ औरतें जल्दी जल्दी अपने बुर्क़े पहन रही हैं। एक लड़के के हाथ में क्रिकेट का बल्ला है। एक लड़की अपने बैग में जल्दी जल्दी फिल्म फेयर ठूंस रही है। उसे वो कस्टम वालों की नज़र से बचाकर अपनी हिंदुस्तानी फ़िल्मों की शौकीन फ्रेंड्स तक ले जाना चाहती है। जहाँ कुली ने ले जाकर मेरा सामान एक तरफ रख दिया था, वहाँ पासपोर्ट चेक कराने वालों की भीड़ देखकर मैं घबरा जाता हूँ। यहाँ तो कई घंटे अपनी बारी आने में लग जाएंगे। कस्टम के पाकिस्तानी अमले की तरफ में बड़ी खामोशी से देखता हूँ। ये सब लोग खूबसूरत और स्मार्ट हैं, सब पंजाबी ही बोलते हैं। कुली भी पंजाबी बोलते हैं। लाल लाल वर्दियों के नीचे नेशनल ड्रेस भी पहने हुए हैं, यक रंगी शलवार और कमीज। शक्ल सूरत से कुली नहीं लगते। मैं खुद को पंजाबी बोलने के लिए आमादा करके एक आदमी को रोककर पूछता हूँ, इथे रैसो किरन आन वाले लोग तां बाहर ही खड़े रहंदे नी? भीड़ में अचानक मेरे सामने डॉक्टर एहराज नकवी का चेहरा उभर आता है। वो जल्दी से मेरे हाथ से पासपोर्ट और वीज़ा लेकर कस्टम वालों की तरफ चल देते हैं। वो भी दूसरे मुसाफिरों की तरह घबराया हुआ है। उसकी घबराहट पर मैं मुस्कुरा देता हूँ और फिर मेरे सामने 3 और मुस्कुराते हुए चेहरे आ जाते हैं। डॉक्टर आगा सुहेल, ताहिर तोनसवी और अबसार अब्दुल अली। अहराज की तरह आगा सुहेल और अबसार भी लखनऊ के हैं। इन तीनों को मैं उनके बचपन से जानता हूँ। वो हमारी अदबी महफिलों में ही जवान हुए हैं और अब लाहौर की महफिलों में जगमगा रहे हैं। ताहिर तो निस्मी पिछले साल डॉक्टर मसूद हसन रिजवी अदीब मरहूम पर रिसर्च करने के लिए लखनऊ आया था और 2 महीने वहाँ रहा था। उनके साथ बशीर भी थे, ताहिर रज़ा जैदी का ड्राइवर। वो सब मेरे सामान का एक एक नग उठाकर भीड़ में घुसते चले जाते हैं, एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट पर। वो वहाँ किसी न किसी को ज़रूर जानते हैं। उनसे मुझे भी मुतारिफ कराते जाते। रामलाल का अफसाना निगार होना जैसे कोई अहम बात हो। सब लोग हाथ मिलाकर मुस्कुराते हैं, मुझे आगे बढ़े जाने के लिए कहते हैं। अचानक एक टिकट कलेक्टर मुझसे टिकट तलब करता है, अमृतसर से लाहौर तक का, और मैं अचानक याद करके बताता हूँ, टिकट तो मैंने लिया ही नहीं था। मैं तो रेलवे का मुलाजिम हूँ, आप ही की तरह। वो मुस्कुराकर मुझे जाने देते हैं। अब तुम लाहौर में हो, अपने लाहौर में। आगा सुहेल मुस्कुरा रहा है। मैंने यहाँ से आखिरी बार तनख्वाह ली थी 6 अगस्त 1947 को। मैं इसी प्लेटफॉर्म पर बने हुए कैश ऑफिस की तरफ इशारा करके बताता हूँ, और मैं उसी प्लेटफॉर्म से कालका मेल से जालंधर के लिए रवाना हुआ था। लाहौर स्टेशन के बाहर 2 कारें मौजूद थीं। एक तो अबसार अब्दुल अली की थी, दूसरी ताहिर रज़ा जैदी ने भिजवाई थी। वहीं पर कराची से आए हुए राहत सईद और वाह सीमेंट फैक्ट्री के मोहम्मद हसन अस्करी भी मौजूद थे। उन दोनों से मेरा पहली बार तारुफ हुआ। राहत सईद PIA में टेक्निकल मैनेजर हैं और अक्सर मुख्तलिफ मुल्कों में घूमते रहते हैं। वो मेरी खातिर रुक गए थे और इसी शाम को कराची जाने का प्रोग्राम बना चुके थे। एक शाम पहले उर्दू के मुनफरिद नक्काद मोहम्मद अली सिद्दीकी को एक बहुत ज़रूरी काम से वापस कराची जाना पड़ गया था, लेकिन वो माजरत के साथ साथ ये भी पैगाम छोड़ गए थे कि अब वो मेरा इस्तकबाल कराची में ही करेंगे।
अचानक आगा सुहेल ने मुझसे पूछा, लाहौर को कुछ बदला हुआ पाया? मैंने सर घुमाकर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें, जो बिलशबैक ज़हीन कहानीकार की आंखें थीं, मुझ पर टिकी हुई थी और मेरी हैरत से लुत्फानंदोज़ हो रही थीं। वो भी तो लखनऊ की गलियों से कट चुका था, चंद माह पहले आया था, तो वो भी तो वहाँ अपने खोए हुए निशान तलाश करता फिरा था। कहाँ बैठकर वो दोस्तों के साथ चाय पिया करता, किस जगह उसने जमाल पाशा के साथ एक ख़ास एक्टिविटी की थी, और यूनिवर्सिटी जाने के लिए वो कौन कौन सी गलियों से होकर निकलता था। तब वो लखनऊ आज़ादी से पहले का था और अपनी सारी रिवायात और पूरे आबोताब के साथ मौजूद था। मैंने खिड़की से बाहर झांकते हुए जवाब दिया, बहुत कुछ तो वही है, बहुत कुछ नया नया सा भी है। आगा सुहेल की रिहाइश का वाकई एफसी कॉलेज में दोनों गाड़ियां साथ साथ पहुंची। उनके बेटे मोहसिन से पहली बार मुलाकात हुई। बाप से कुछ ज़्यादा ही ऊंचा और सेहतमंद नजर आया। उसने आगे बढ़कर सलाम किया, हाथ मिलाया और मेरा सामान बशीर की मदद से उतरवा कर अंदर ले गया। हम सब एक खुले खुले और खूबसूरती से सजे हुए ड्राइंग रूम में जा बैठे। अबसार अब्दुल अली, ताहिर तौनसवी, एहराज नकवी, मोहम्मद हसन अस्करी और राहत सईद। आगा सुहेल अंदर चाय का इंतज़ाम करने चला गया था। फिर उसकी आवाज़ भी सुनाई दी। वो फ़ोन कर रहा था। उसने मुझसे कहा, आइए आपको अपने एक दरीनाए रफ़ीक से मिलाऊं। उस तरफ अहमद नदीम कासमी थे, जुमे की वजह से घर पर थे। एक मुद्दत के बाद 1942 के बाद मैंने उनकी आवाज़ सुनी, इतने करीब से। इस शहर में मुझे सबसे पुराने जानने वालों में एक वो थे। दूसरे मिर्ज़ा अदीब साहब से भी पहली मुलाकात दिल्ली में 1961 में पहले हिंदू पाक सकाफ़ती कॉन्फ्रेंस में हुई थी। कासमी साहब ने पूछा, कब आए? मैंने बताया, बस अभी आकर बैठा हूँ। खुश आमदीद, सब खैरियत है ना? कब मिलोगे? जी शुक्रिया, जिस वक्त आगा सुहेल लेकर आएंगे हाजिर हो जाऊंगा। अच्छा, क्या प्रोग्राम है? मैं आज ही रात को मुल्तान चला जाऊंगा। वहाँ कल मेरे एक दोस्त की शादी का वलीमा है। कुछ बातें और भी हुई। फिर मैं जल्दी जल्दी गर्म पानी से नहा कर और कपड़े बदल कर ड्राइंग रूम में आ बैठा। सुहेल साहब की बेगम और उनके बच्चों से भी मुलाकात हुई। बहुत से प्रोग्राम तय होने लगे, लेकिन कोई प्रोग्राम न बन सका। आखिर फैसला यही हुआ कि मैं आज रात से पहले कहीं नहीं जाऊंगा और मुल्तान से लौटकर ही सबसे मिलूंगा। सब लोग चाय पीकर और रुखसत देकर चले गए। तो बच्चों, समझ में आया? ये रामलाल का लिखा हुआ एक छोटा सा सफ़रनामा जो उन्होंने तय किया था, उसके बारे में उन्होंने पूरे रास्ते का हाल बताया। उसके बाद वो जहाँ पर गए, वहाँ कौन कौन से मुलाकात की, किस तरह का वहाँ मंजर था, किस तरह की वहाँ खूबसूरती थी, सब कुछ इसमें ज़ाहिर है। ठीक है, तो ये इसके जो नोट्स हैं, इस चैप्टर के जो नोट्स हैं, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के ज़रिए सेंड कर दूँगी। आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर गौर करने की बात में दिया है कि मुल्क की तकसीम के बाद एक शख्स जो अपना वतन छोड़कर दूसरी जगह जा बसता है, उसे दोबारा अपने वतन की याद किस तरह बेचैन करती है और उसे एक बार फिर वहाँ जाने का मौका मिलता है तो उसकी क्या कैफियत होती है, इसका इजहार इस सफ़रनामे में किया गया है। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। आदाब।